नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय प्रसंग के बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है लॉर्ड्स रामा हॉरोस्कोप कंट्रोवर्सी एंड करेक्शंस, अर्थात भगवान राम की जन्म कुंडली के ऊपर विवाद और उसका समाधान। तो ये देखिए, विवाद उत्पन्न कैसे हुआ। अभी मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो पब्लिश किया था यूट्यूब में, और उस विषय का नाम था भगवान श्री राम की जन्म कुंडली का विश्लेषण। मैंने किया और बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, और कुछ व्यूवर्स, वो ज्योतिष के हो सकता है जानकार भी हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि आप जो कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं वो तो ठीक है, परंतु ग्रहों का जो प्लेसमेंट वो आप गलत दर्शाए हैं। तो कुछ व्यूवर्स कह रहे हैं कि सूर्य जो है आप दशम भाव में मेष राशि में नहीं लिए, उच्च का नहीं लिए हैं, बुध एकादश भाव में नहीं लिए हैं, राहु थर्ड हाउस में होना चाहिए। एक व्यूवर्स कह रहे हैं कि आपका जो रेफरेंस कुंडली है वो ज्योतिष रत्नाकर से लीजिए। ज्योतिष रत्नाकर एक ज्योतिष की बहुत अच्छी बुक है, और देवकी नंदन सिंह उसको लिखे हैं, तो ये मैंने वहाँ से लिया है। तो दोनों रेफरेंस को हम कंपैरिजन करेंगे। एक तो ये इंटरनेट द्वारा, मतलब कि इंटरनेट पे ये बिल्कुल यही कुंडली मिलेगी आपको, और 90% जो ज्योतिषी हैं इसी को विश्लेषण किए हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो रेफरेंस कुंडली ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं। उनको याद रहना चाहिए कि ये वाल्मीकि रामायण से ही लेना चाहिए इनको, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के समकालीन थे, और वो जो भी बात कहें उसको हम अथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम की पूरी जीवन देखा हुआ है, जन्म से लेकर के अंतिम समय तक। तो इस कुंडली में देखिए कि गुरु उच्च का है, ठीक है, शनि उच्च का है, मंगल आपका सप्तम भाव में मकर राशि में उच्च का है, शुक्र नवम भाव में मीन राशि में उच्च का है, और सूर्य भी उच्च का है। देखिए कितने ग्रह उच्च के होंगे, उच्च के ग्रह हो जाएंगे 5 ग्रह, और चंद्रमा स्व राशि का है, तो स्व राशि चंद्रमा हो गया, मतलब टोटल 6 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो ज्योतिष रत्नाकर में दिया हुआ कुंडली ये क्या कह रहा है। इसमें देखिए, इसमें राहु जो है छठे भाव में है, जबकि यहाँ पे राहु तीसरे भाव में है। ठीक है, तो ये भी एक विवाद हो गया। ये ज्योतिष रत्नाकर में जो देवकी नंदन सिंह है वो सूर्य को माने हैं इसमें दसम भाव में। ठीक है, मेरा मानना है कि यहाँ पे दसम भाव में नहीं होगा, अब बुध एकादश भाव में भी नहीं होगा, दसम भाव में होगा। अब पढ़ते हैं ये कह क्या रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के बारे में, इनका जन्म आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि जी के कथनानुसार, क्योंकि वाल्मीकि जी जो भी बात कहे हैं उनको हम सही मानेंगे, क्योंकि वो उस समय के कवि थे। तो ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतुनाम षट् समत्ययु ततश्च द्वादशी मासे चैत्र नवमिके तिथौ नक्षत्रे रीति दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्यता बिंदुना स। इसका जो अनुवाद इन्होंने किया है देवकी नंदन सिंह ने, या अनुवाद कहीं से हो सकता लिए हों। देखिए, रामायण की ये आपका 18वें सर्ग में 8वां और 9वां श्लोक है। कह रहे हैं कि अश्वमेघ यज्ञ समाप्त होने पर 6 ऋतुएं, अर्थात 1 वर्ष 12वें चैत्र महीने में, 1 वर्ष बीतने पर 12वें चैत्र महीने में नवमी तिथि को, जिस समय पुनर्वसु नक्षत्र था, बहुत बढ़िया, 5 रवि मंगल शनि बृहस्पति शुक्र ग्रह अपने उच्च स्थान में थे, एवं बृहस्पति चंद्रमा के साथ होकर कर्क लग्न में बैठा हुआ था। अब ये बताइए कि इसमें कहीं लिखा हुआ है कि बृहस्पति कर्क लग्न में बैठा हुआ था, या ये जो 5 ग्रहों का इन्होंने उल्लेख किया है लिखा हुआ कहीं भी? कहीं नहीं लिखा है। अब आप अपने गणित ज्योतिष से सबको फिट करना है। यहाँ से लिखा हुआ सोच संस्थितु पंचसु ग्रहेशु कर्कटे लग्ने। सोच संस्थेषु पंचसु में कहीं भी ग्रहों का नाम नहीं आया है, सिर्फ कर्कट लग्न आया है, कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र। उस समय कौशल्या ने अलौकिक लक्षणों से युक्त श्री रामचंद्र ऐसे पुत्र का प्रसव किया। इस लेख में बुद्ध की स्थिति का पता नहीं चलता है,
परंतु आधुनिक विद्वानों ने सर्वसम्मति से बुध को एकादश भाव में माना। किसी भी ग्रह के बारे में नहीं लिखे हैं सिवाय कर्क लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र, नवमी तिथि। अब आप अपने गणित से फिट करना है, ठीक है। तो जो मेरा मानना है कि जहाँ पे विवाद कंट्रोवर्सी आई है प्लेसमेंट ऑफ सन को लेकर के, मेरा मानना है कि सूर्य नवम भाव में होगा, और लोग कह रहे हैं कि वो नहीं, सूर्य उच्च का दसम भाव में है। दूसरी चीज़ कि प्लेसमेंट ऑफ मरकरी, बुध की अवस्थिति, ये भी कंट्रोवर्सी है। और राहु केतु एक्सिस की, राहु थर्ड हाउस में रहेगा या छठे भाव में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिक की, ठीक है, फैक्ट, लॉजिक और गणित की बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, अनुवाद जो रियल में होना चाहिए, ततो यज्ञ समाप्ते तूरितनाम षट समत्ययु ततश्च द्वादशी मासे चैत्रे। देखिए फैक्ट क्या मिला हमको, द्वादशी मासे चैत्रे नावमिके तिथौ, दूसरा नक्षत्रे रीति दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचसु। ये हमारे लिए काम का चीज़ है। ग्रहेषु कर्कटे लगने, बस ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसी से कुंडली बन जाएगी। पहला जो पॉइंट है कि द्वादशी माह से अर्थात 12वां महीना चैत्र, ठीक है, 12वां महीना चैत्र। हम जानते हैं कि अंतिम महीना होता है 12वां महीना, कौन सा होता है, चैत्र। नवमी को तिथौ, नवमी तिथि, ठीक है। अगला जो बिंदु है नक्षत्रे रीति दैवत्ये, कौन सा नक्षत्र, आदित्य नक्षत्र। आदित्य नक्षत्र को हम पुनर्वसु भी बोलते हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र मतलब कि चंद्रमा उस समय पुनर्वसु नक्षत्र में है, लोकेशन चंद्रमा का मिल गया। अगला बिंदु है सोच संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लगने। अब सोच संस्थेषु में देखिए 3 शब्द हैं, तीनों का हम संधि विच्छेद करते हैं। सोच मतलब कि स्व धन उच्च धन संस्थेषु, इसका क्या अर्थ हुआ, स्व प्लस उच्च का मतलब यह हुआ कि स्व भी है और उच्च भी है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि स्व और उच्च, संस्थेषु मतलब कि स्थान, स्व और उच्च स्थान में। पंचसु का मतलब यह हुआ कि 5 ग्रह थे, ग्रह हैं, और 5 ग्रह मतलब पंचसु ग्रह ग्रहेशु। अब कर्कटे लगने अर्थात और कर्क लग्न, ये हुआ अनुवाद। 5 ग्रहों के बारे में सिर्फ लिखा गया है कि पंचसु ग्रहेशु, परंतु नाम नहीं लिया गया है। और जो है जितने भी विद्वान हैं वो बता रहे थे कि 5 ग्रह उच्च के हैं। ठीक है, 5 ग्रह उच्च के हैं तो बताओ तो कैसे हुआ, गणित क्या है। बिना गणित ज्योतिष का फलित ज्योतिष नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो भी डेटा है उस डेटा से मैं बताऊंगा कुंडली कहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। अब देखिए तिथि क्या होता है, तिथि होता है, तिथि इज 12 डिग्री डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सन। मतलब कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी तिथि होती है। अगर 12 डिग्री पे है तो वह प्रतिपदा होगी, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए अमावस्या में क्या हो रहा है कि ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, एक सीधी रेखा में है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस डायग्राम को, एक सीधी रेखा में है तो अमावस्या हो गया। अब चंद्रमा का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अगर हो गया 12 डिग्री पर, दूसरे डायग्राम में देखिए तो सूर्य से चंद्रमा की दूरी 12 डिग्री है तो प्रतिपदा हो गया। अब सूर्य से चंद्रमा की डिग्री 24 डिग्री है तो द्वितीया हो गया। इसी प्रकार से सूर्य से चंद्रमा की डिग्री अगर 36 हो गया तो तृतीया हो जाएगी। और चतुर्थी के लिए 40 डिग्री होना चाहिए, 48 डिग्री।
तो ऐसे ही आगे जब बढ़ते जाएंगे तो अष्टमी के लिए क्या होगा, अष्टमी के लिए 12 गुणे 8 96 डिग्री, मतलब सूर्य से चंद्रमा की अगर डिस्टेंस अगर 96 डिग्री हो जाए तो वह तिथि अष्टमी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन रहा है डिग्री 96 डिग्री। ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 6 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया 96 हो गया। तो कैसे दिखेगा आकाश में, आकाश में ये दिखेगा कि सूर्य यहाँ पे है और चंद्रमा यहाँ पे है। अब कुंडली में भी ऐसे ही दिखेगा दूरी। ठीक है, मतलब कि अगर अब मून लग्न में है और पुनर्वसु नक्षत्र में है तो मून कैन बी मैक्सिमम 3 डिग्री 20 मिनट्स ओनली, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट पुनर्वसु के चौथे चरण में आता है, जो कि यह चौथा चरण कर्क राशि में ही आएगा। ठीक है, 3 चरण जो है जेमिनाई में आता है और अंतिमवा चरण कर्क में आता है, मतलब कि चंद्रमा की अवस्थिति कर्क राशि में है और कर्क लग्न कुंडली है, ये हमारे वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जब ये एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स हो गया कि चंद्रमा पुनर्वसु के चौथे चरण में है, तो वहां से हम सूर्य की दूरी नाप लेते हैं। अगर सूर्य मेष राशि में है तो तिथि पता चल जाएगी कितनी तिथि हो रहा है उसके बीच में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नक्षत्र चक्र है, नक्षत्र और राशि चक्र दोनों है। ठीक है, और इसी डायग्राम से क्लियर आ जाएगा कि सूर्य की अवस्थिति क्या है। तो देखिए इस डायग्राम में ध्यान से देखिए कि जो मैं एक यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये देखिए पुनर्वसु नक्षत्र है ये टोटल यहाँ से। अब पुनर्वसु नक्षत्र में ये जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये जो चरण है 3 चरण, ये आएगा आपका जेमिनाई में 3 नंबर की राशि में। और बाकी जो थोड़ा सा मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये एक बचा हुआ है थोड़ा सा अंतिमवा चरण पुनर्वसु का, ये आएगा कर्क में। अर्थात यहाँ जो लोकेशन होगा चंद्रमा का, ये होगा 3 डिग्री 20 मिनट, मतलब चंद्रमा इसी में है, 3 डिग्री 20 मिनट वाले रेंज में आता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को मैंने एक तरह से इस तरीके से मैंने बना दिया, यहाँ पे मान के चलिए कि चंद्रमा बना दिया। ठीक है, ये 4 लिख दिया, अब मैंने यहाँ चंद्रमा बना दिया, ये चंद्रमा यहीं पे है। अब लोग मान रहे हैं कि सूर्य मेष राशि में है सपोज, तो मेष राशि में मतलब कि सूर्य यहाँ पे है। ठीक है, सूर्य भगवान को भी मैंने बना दिया। तो यहाँ से दूरी और सूर्य की दूरी नाप लेते हैं। देखिए ये आपका मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ 30 डिग्री हुआ, जानते हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, वृषभ राशि भी 30 डिग्री का होगा, और यहाँ से मेष राशि भी 30 डिग्री का होगा, और मान चलें कि मेष राशि में ही है, जैसे लोग कह रहे हैं उच्च का है सूर्य। तो 30 + 30 + 3 डिग्री 20 मिनट्स, अगर इसको भी जोड़ते हैं और साथ में इसको भी जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 30 30 60 30 90 + 3 डिग्री 20 मिनट्स, अर्थात 90 3 93 डिग्री 20 मिनट। अब हम जान रहे हैं कि अष्टमी के लिए, अष्टमी तिथि के लिए कितना सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी होनी चाहिए, 12 डिग्री का एक तिथि होता है और उसमें अगर 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 96 हो गया। तो 96 डिग्री अब अष्टमी क्रॉस होने के लिए, जबकि वाल्मीकि जी को ही मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि 9वीं तिथि को जन्म हुआ है, चैत्र मास से 9वीं तिथि, और 96 आ रहा है अष्टमी। अष्टमी क्रॉस होने के लिए सन और मून के बीच में 96 डिग्री से ज़्यादा की दूरी होनी चाहिए, अर्थात कम से कम 1 डिग्री जोड़ेंगे अगर इसमें तो 97 आ जाएगा, और 97 जैसे ही शुरू हो रहा है वहाँ से 9वीं तिथि स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात चंद्रमा से सूर्य की दूरी 97 अगर हो गया तो समझ लीजिए 9वीं तिथि आ गई। तो अब 93 में
कितना जोड़ेंगे कि 97 आ जाए? तो कम से कम 4 तो जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 97 डिग्री 20 मिनट, तो 4 डिग्री जो जोड़ रहे हो तो 4 डिग्री कम से कम तो आपको आना पड़ेगा ना इसमें, मीन राशि में। कम से कम 4 डिग्री के लिए मीन राशि में तो आना पड़ेगा ना। तो सूर्य का लोकेशन ये कैसे हुआ? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मेष राशि तो हो ही नहीं सकता है। जब भी सूर्य होगा तो वह मीन राशि में हो गया। इस गणित से मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि सूर्य मीन राशि में है। अब बात करते हैं कि मैंने सूर्य को दर्शा दिया मीन राशि में। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बुध जो है यहाँ पे है एकादश भाव में। ये भी गलत है, बता रहा हूँ कैसे। गणित ये कहती है कि सूर्य अगर सूर्य यहाँ पे है और ये बुध है, ये डिग्री जो है 28 मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब कि सूर्य के हमेशा पास रहता है बुध। कभी भी आप देखिए कि सूर्य अगर यहाँ पे है तो या तो बुध यहाँ होगा, या तो बुध यहाँ होगा, या तो सूर्य के साथ होगा। कभी भी यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर होगा तो 30 डिग्री से ज़्यादा, एकादश भाव में 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना। और सूर्य और बुध के बीच में मैक्सिमम 28 डिग्री ही हो सकता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जब भी होगा 28 से कम ही होगा। तो ये बात तो गणित से प्रूव हो रहा है कि सूर्य का डिस्टेंस हमेशा दशम भाव में होगा। सॉरी, बुध की अवस्थिति दशम भाव में होगी। तो मैंने बुध बना दिया, ठीक है। वही 28 डिग्री वाला फंडा। अब इसको मैं ये भी प्रूव कर रहा हूँ कैसे होगा। देखिए, बुध क्या है, यहाँ पे 12th लॉर्ड है, 12वें भाव का स्वामी है, ठीक है। और साथ साथ में 3rd लॉर्ड भी है। तो 12th लॉर्ड जब भी आएगा दशम भाव में, तो 12th लॉर्ड को हम कहते हैं फॉरेन ट्रिप, विदेश यात्रा। आज के समय में विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप, ठीक है। पहले बहुत रेयर लोग विदेश जाते थे। और किसको देख रहा है बुध? चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव में शनि विद्यमान है, ठीक है। और शनि जब भी 4th हाउस में रहता है तो वह घर से अपने निवास स्थान से सेपरेट करवाता है। तो सेपरेट तो करवा रहा है भगवान श्री राम को, और बुध देखेगा तो सेपरेट करवाएगा भी, तो वो फॉरेन की तरफ ले जाएगा। और साथ में शनि सप्तम भाव का भी स्वामी है। सप्तम भाव का मतलब इस कुंडली में माँ सीता। तो माँ सीता कहाँ बैठ गई? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव को बुध देख रहा है, तो माँ सीता को भी फॉरेन ट्रिप करना पड़ा, चित्रकूट से श्रीलंका, ठीक है। रावण उनको अपहरण करके ले गया था, और उनकी खोज में भगवान श्री राम भी फॉरेन ट्रिप किए। ये तभी संभव है जब बुध, फॉरेन ट्रिप तभी संभव है इस कुंडली में जब बुध दशम भाव में रहे। और साथ में तृतीय भाव का भी स्वामी बुध है। और जब भी 3rd लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है, तो ऐसे जातक के जो सिबलिंग्स होते हैं, जो छोटे भाई होते हैं, वो बहुत हायर लेवल तक जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसका ये मतलब है कि इनके जिसकी भी कुंडली में अगर 3rd लॉर्ड 10th में हो, इसका ये तात्पर्य उस जातक के छोटे भाई बहन जरूर होंगे। तो बुध भी यहाँ पे दशम भाव में हो गया। और जबकि मैंने उस कुंडली में मैंने जो विश्लेषण किया है, इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें आप ये बात देख सकते हैं। अगर विश्लेषण के लिए देखना है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ये इसमें तो मैं सिर्फ समाधान कर रहा हूँ विवादों का, ठीक है। अब बात करते हैं राहु की प्लेस कि राहु, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3rd हाउस में यहाँ पे है। देखिए, राहु अगर 3rd हाउस में होगा तो जनरली ऐसे जातक की कुंडली अगर देखेंगे तो वह अपने भाइयों में सबसे छोटा होगा, यंगर होगा। राहु 3rd हाउस व्यक्ति को सबसे छोटा बनाता है, अपने घर में यंगर बनाता है, जबकि भगवान श्री राम ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे। तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। राहु हमेशा 6ठे भाव में होगा।
ठीक है। और जैसा जैसा कि हमारे इसमें ज्योतिष रत्नाकर वाली जो कुंडली है, इसमें भी राहु छठे भाव में दिया हुआ है, तो ये सही है। अब होने के पीछे कारण क्या, फलादेश भी तो होना चाहिए राहु छठे भाव का। तो जब भी राहु छठे भाव में बैठता है, शत्रु इसके खूब रहेंगे, लेकिन शत्रुओं को हमेशा हराएगा। राहु छठे भाव वाला व्यक्ति कभी शत्रु से हार ही नहीं सकता है, लिख के ले लो आप, पहली बात। दूसरी बात कि राहु किस राशि में अवस्थित है। राहु साइन ऑफ सेजिटेरियस में है, धनु राशि में। और धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह में देखा जाए तो उसमें धनुष भी आता है लक्ष्य भेदन के लिए। और हम जानते थे कि भगवान श्री राम का जो लक्ष्य भेदन क्षमता थी वो अचूक था, ठीक है। तो धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह में धनुष तो रहेगा ही। तो आप देखिए कि धनुष का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, धनुष बन गया ये। और राहु का जो प्रतीक चिन्ह है, राहु की अगर फोटो देखेंगे तो उसमें जो राहु देव हैं उसमें एक तीर लिए हुए हैं, ठीक है। अब आपने तीर बना दिया, ठीक है, ये बाण ऐसे ही होता है ना कुछ इस प्रकार से। और इस पूरे धनुष और बाण को हम क्या बोलते हैं, भगवान श्री राम के अगर संदर्भ में देखा जाए तो कोदंड राम, कोदंड राम। भगवान श्री राम के धनुष बाण का नाम था कोदंड, इसलिए उनको कोदंड राम कहा जाता है। बहुत ही चमत्कारिक धनुष बाण था उनका, ठीक है। तो सोचिए इस राहु के कॉम्बिनेशन से साइन ऑफ सजिटेरियस में होने के चलते कोदंड राम बनता है। तो ये कितनी चीजें फिट बैठ रही हैं। और जब राहु छठे भाव में होगा तो केतु ऑटोमेटिक द्वादश भाव में होगा। और केतु 12वें भाव में सबसे बली होता है, सबसे बेस्ट प्लेसमेंट केतु की 12वां भाव होती है। क्योंकि 12वें भाव में अगर केतु रहेगा तो व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक रहेगा, मर्यादा में रहेगा, स्पिरिचुअलिटी रहेगी उसके अंदर, ठीक है। उसके पास मतलब सोचिए सारे तत्व ज्ञान रहेंगे। केतु अगर 12वें भाव में है तो मोक्ष के नज़दीक है। तो इस प्रकार से देखिए कि मैंने जो भी मतलब कि विवाद था उसको एक एक करके मैंने गणित से उसका समाधान किया। सूर्य का भी मामला सेटल हो गया, प्लेसमेंट ऑफ मरकरी भी सेटल हो गया, और राहु केतु भी सेटल हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने जो विवाद है, जो इंटरनेट पे जो पूरा एक बहुत सारे ज्योतिषी गलत कुंडलियों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो पहले तो आप जान लो कुंडली है क्या भगवान श्री राम की, ठीक है। मतलब पांचों ग्रह को उच्च कर दो, बिल्कुल भक्ति में इतने भक्त मत बन जाओ कि पांचों ग्रह उच्च कर दो बिना हाथ पैर के। 4 ग्रह उच्च के हैं, 1 ग्रह स्वराशि का है। ये बात जो है गणित से सिद्ध हो रही है। तो दोस्तों ये तो रहा गणित वाला पार्ट। और भगवान श्री राम की कुंडली के बारे में जो भी मैं विश्लेषण किया हूँ वो वीडियो देखना हो तो आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए, ठीक है। मैं भगवान श्री राम के बारे में जो एक मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो एक प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ, उस प्लेलिस्ट में जाकर के वो वाला वीडियो भी अवश्य देखें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ मेरा वीडियो मतलब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो भी करना हो करिए। और कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी पूछना चाह रहे हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो विद्वान भी हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इस पूरे धरती पे कोई परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे से सीख रहा है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आप लोगों के प्रश्नों के माध्यम से सीखता हूँ, और इस सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, ठीक है। हर व्यक्ति एक दूसरे से सीखता है। कभी भी अगर ये अहंकार किसी के अंदर हो जाए कि हम गुरु हो गए हैं, तो गुरु होने पर जो अहंकार आता है ना, आपको खोखला करता है। हमेशा व्यक्ति को छात्र बनना चाहिए, स्टूडेंट बनना चाहिए। अंतिम समय तक आप स्टूडेंट बन रहिए, देखिए आपके पास नॉलेज आ जाएगा। और जहाँ ये आप हम गुरु बन गए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, पीला वस्त्र धारण करके बड़े बड़े मठाधीश हो गए, यूट्यूब पे हम बिल्कुल छा गए हैं, तो उससे आपका भला नहीं होने वाला है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।